हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर, जहां पे हमने ये देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक्स क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस या कैसे सिचुएशंस में हम लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हैं, प्लस दो इक्वेशंस के आपस में क्या क्या कंडीशंस या उनके आपस में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने फर्स्ट क्लास में देखी। अगर आपने अभी फर्स्ट क्लास नहीं देखी, आप सीधे सेकंड क्लास से ज्वाइन हो रहे हो, तो सबसे पहले आप जाके फर्स्ट क्लास देखो एंड उसके बाद आप सेकंड क्लास से स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो क्या वो आपस में सॉल्वेबल हैं? क्या दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा सॉल्व हो जाती हैं? ये ऑलरेडी हमने थोड़ा सा तो पोर्शन हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर देख रखा है। आज हम उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार उसको रिकॉल करते हैं उस कॉन्सेप्ट को जहां पे हमने ये पढ़ा कि दो इक्वेशंस का आपस में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। एक बार फिर से देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को। देखिए, जब हम कोई भी इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं लाइक ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये आपका स्टैंडर्ड होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, और इसके साथ में एक कंडीशन भी आपको देनी पड़ेगी दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर एक साथ ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। आपका खाली ए 0 हो सकता है, खाली बी की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका ए एंड बी दोनों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ही साथ ए और बी की वैल्यू 0 हो गई मतलब सब गायब हो जाएगा। ठीक है, सब गायब हो जाएगा, क्योंकि जब x नहीं बचेगा, जब y नहीं बचेगा, तो बचेगा क्या? सब खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी वो इक्वेशन गायब हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब ध्यान रखना है। सो हमेशा इस कंडीशन के साथ में आपको इस इक्वेशन के साथ में कंडीशन को जोड़ा रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है। तो अब हमें करना क्या है, ऐसी एक इक्वेशन, ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कुछ भी आप लिख दो। ठीक है, एबीसी की वैल्यूज रियल नंबर्स होती हैं, वहां पे आपको रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, डेसिमल, नॉन डेसिमल कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आपका हमेशा एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, और ऐसा हर इक्वेशन आपका इससे मैच करता हुआ, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही बोलेंगे। वो जो मैंने आपको बताया कि ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या है? हो सकता है ये ऐसा हो 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी आपका स्टैंडर्ड है। यहाँ पे b की वैल्यू 0 हो गई, उसकी वजह से आपका ये बेचारा गायब हो गया। हो सकता है ये आपका ऐसे लिखा हो 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहां पे ये वाला टर्म गायब हो गया, x वाला। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई होगी। तो इस तरह से आपका a और b में से कोई भी एक वैल्यू एक साथ में 0 हो सकती है। अगर ये दोनों 0 हो गए, तो अगर खाली ऐसे कुछ लिखा हुआ है, दैट मींस ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो ध्यान रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था कि ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच करता हुआ इक्वेशन हमेशा किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या फिर उसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। अगर ये आपका ग्राफ पेपर है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। और अभी एक्स वाई प्लेन जो आपका बेसिकली होता है ये आपका 2D प्लेन होता है। 2D का मतलब हो गया सेकेंड डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल, मतलब आपका लेंथ होगा और आपका ब्रेथ होगा। ठीक है, आगे जाकर आप 3 डायमेंशनल प्लेन भी पढ़ोगे, 11th क्लास से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी हम 2D पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, एक बार रिकॉल करो इस कॉन्सेप्ट को। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया प्लस का एक्स, ये आपका हो गया माइनस एक्स, दिस इज योर प्लस वाई, और नीचे की साइड आपका माइनस वाई, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ओरिजिन। और हमने लास्ट टाइम पे ये सीखा था, कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन एक बन के आएगा जो आपके इस ग्राफ पेपर से कहीं से भी पास हो सकता है। ऐसे 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 कैसे भी पास हो सकता है। हमेशा हर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके ग्राफ पेपर से पास होगा। दैट मींस एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
और जब इस चीज को आप ध्यान रखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि दो लाइंस का आपस में तीन रिलेशन हो सकता है। या तो आपकी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं लाइक दिस, या तो आपकी दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं कुछ ऐसे, और या फिर आपकी दो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी, जहां से पहली लाइन पास हो रही है उसी से दूसरी लाइन पास हो जाएगी। इन तीन कंडीशंस को ही आज हमें अच्छे से पढ़ना है, इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो हमें करना है। तो एक बार ये सारा कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं। सपोज करो आपकी जो दो इक्वेशंस हैं वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड जो सेकेंड आपका लाइन है दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशंस जो हैं, दो स्ट्रेट लाइन, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशंस हैं। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब है यहां पे आपको ध्यान रखना है ना, x का कोफिशिएंट क्या होता है a, y का कोफिशिएंट हमारा होता है b, एंड जो आपका c होता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, c आपका कांस्टेंट होता है। c की कहानी भी हम देखेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्या होता है उसको भी हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अभी आपको बस ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, और c आपका कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक स्पेशल रिलेशन में आपस में रिलेट करते हैं। क्या रिलेशन है? a1 डिवाइडेड बाय a2 विल नॉट बी इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2। a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो उनके x और y की कोफिशिएंट्स का रिलेशन ये होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर x और y के बीच के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशन ये है, दैट मींस वो लाइंस आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तभी इंटरसेक्ट करेंगी। और यहां पे c1 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, दो लाइंस के इंटरसेक्ट होने में c का जो है वो कोई भी रिलेशन आपको वहां पे रोल नहीं है, उसको आपको नहीं लिखना है। देन पैरेलल पे आते हैं। पैरेलल में कोफिशिएंट्स क्या क्या रिलेशन है? a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल होगी, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। एंड अगर आपको दो लाइंस गिवन हैं, सो अगर उनके कोफिशिएंट्स a1 अपॉन a2 इक्वल हैं b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, दैट मींस वो लाइन पैरेलल होंगी। तो वाइस वर्सा आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम कोइंसिडेंट पे आते हैं तो क्या रिलेशन है? यहां पर आपका है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड अगेन इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्योंकि दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं, सेम जगह से पास हो रही हैं, इसका मतलब जो पहले का इक्वेशन है वही दूसरे का इक्वेशन होगा, बस कोई रियल नंबर ने मल्टीप्लिकेशन किया होगा। तो ध्यान रखना है कि कोइंसिडेंट के केस में तो यहां पर आपका क्या हो गया, ये लाइंस आपकी हो गई इंटरसेक्टिंग, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। देन ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई, और ये आपका हो गया कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है, एक लाइन जहां से पास होगी उन्हीं उन्हीं पॉइंट से आपकी सेकेंड लाइन पास होगी। तो अगर दो लाइंस कोइंसिडेंट हैं दैट मींस उनके जो कोफिशिएंट्स हैं एबीसी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल हो जाएगा रेशियो। एंड अगर आपकी दो लाइंस के जो इक्वेशंस हैं, अगर वहां पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, दैट मींस उनका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों लाइंस एक ही जगह से पास होंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो ये तो आपने पढ़ा था लास्ट टाइम पे, रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट्स जब आपके दो लाइंस आपके एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, देन अब एक चीज और देखनी है। यहां पे बेसिकली आपने ये देखा कि इस केस में आपकी लाइंस पैरेलल हैं। यहां पे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा जो कि कॉमन सॉल्यूशन आपको देगा। तो यहां पर आपको एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा इस पॉइंट पर, मतलब आपको एक x और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक, यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मतलब जितने पॉइंट फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे उतने ही पॉइंट आपके सेकंड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मींस आपका यहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन होगा,
यहाँ पे तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपके मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे आपके पास मेनी सॉल्यूशन हो, आपकी जो लाइंस होंगी वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करेंगे। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर आपके पास दो लाइंस का सॉल्यूशन है, एटलीस्ट एक कॉमन पॉइंट है, दैट मींस दे लाइन जो लाइंस आपकी हो जाएंगी दोज आर कंसिस्टेंट। तो यहां पे आपका इसको भी कंसिस्टेंट बोला जाएगा, एंड ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपकी कंसिस्टेंट हो जाएंगी, और इन लाइंस को भी हम क्या बोलेंगे, दीज आर कंसिस्टेंट। लेकिन अगर हम बीच वाले में आए, क्योंकि पैरेलल है तो इनका कोई भी एक कॉमन पॉइंट, एटलीस्ट एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट मींस इन लाइंस के लिए हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और अगर यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, दैट मींस ये जो लाइंस होंगी दे आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कब वो कंसिस्टेंट है कब वो इनकंसिस्टेंट है। तो दो केस में आपकी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अगर आपका एटलीस्ट एक भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, तो ये भी कंसिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट है। लेकिन जो पैरेलल है वहां पे आपका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं, दैट मींस वो लाइंस आपकी कंसिस्टेंट नहीं है, उनके अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो, पैरेलल हैं तो, या फिर अगर आपकी वो आपस में कोइंसिडेंट हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि शो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस आपको गिवन है और हमें शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है, तो सॉरी इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का अभी हमने मतलब क्या देखा था कि लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल है। तो आप इसको दो तरह से शो कर सकते हो, या तो आप इनका ग्राफ बना दो। अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे दैट मींस ये कैसी लाइंस आ जाएंगी, पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। और ये प्रूव हो जाएगा कि अगर ये पैरेलल है, इनका मतलब कोई भी इनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, और कॉमन सॉल्यूशन ना होने का मतलब है कि ये आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। और या फिर आप इसको कैसे प्रूव करोगे, जैसे अभी हमने किया था, आपको ये प्रूव करना है that for these lines, for those lines a1 upon a2 b1 upon b2 को इक्वल दिखाओ and not equals to c1 upon c2। अगर ये हमने दिखा दिया, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये लाइंस आपकी कैसी है, इनकंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, तो चलो ग्राफ हम बनाएंगे नहीं, हम सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसका यूज करते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले a1 क्या है वो निकाल लो, b1 की वैल्यू निकालो एंड c1 की वैल्यू निकालो, देन a2 b2 एंड C2, ये सारी वैल्यूज आप निकाल लो। तो साइन का ध्यान रखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। तो यहां पे आपका 3x मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, माइनस 5y, तो y मतलब ये b हो गया, तो b की वैल्यू हो जाएगी -5, एंड जो हमारा c हो जाएगा 7। लेकिन इसके अकॉर्डिंग c लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो c की वैल्यू हो जाएगी -7। सो ये आपका हो गया c1 -7। तो ये abc की वैल्यूज हो गई। सेम गेस करो कि a2 b2 c2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 6, b2 की वैल्यू हो जाएगी -10, और c2 की वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आकर -3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ए बी और सी की वैल्यूज को पिक करना है। तो अब क्या करना है, फॉर इनकंसिस्टेंसी आपको क्या करना है, सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालो। a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये a1 अपॉन a2 आ गया। इसके बाद आप b1 अपॉन b2 निकाल लो। b1 अपॉन b2 ये आपका हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5 एंड 2 टाइम्स 10, ये भी आपका कितना आ गया 1/2। और इसके बाद C1 अपॉन C2 निकाल लो, तो आपका C1 अपॉन C2 आ जाएगा -7 अपॉन -3, माइनस माइनस गॉट कैंसल्ड, सो 7 डिवाइडेड बाय 3।
साफ साफ दिख रहा है, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2। आपका a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, मतलब इक्वल है। लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू 7/3 है, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर ऐसा है, आपको ये कंडीशन ही तो याद रखनी है, अगर ऐसा है इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। यहां पे आपको बता देना है दैट लाइंस आर पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल हैं या फिर अगर लाइंस इस कंडीशन को फॉलो करती हैं, दैट मींस दे आर इनकंसिस्टेंट। सो दे आर इनकंसिस्टेंट, ये आपका हो जाएगा दे आर इनकंसिस्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूव होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, कंडीशंस को ध्यान रखना है आपको। एबीसी के रिलेशंस क्या होंगे लाइंस के, यूनिक सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन में, मतलब जहां पे पैरेलल लाइंस है, और आपके मेनी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बस उसके बाद आपकी प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कंडीशन ध्यान रखना है, अगर कंडीशन याद होगा तभी क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, और आपकी दो इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 हो गया, k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3k। और हमें इनको बताना है, मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें k की वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आपका है k माइनस 1x प्लस k माइनस 2y एंड माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, और इसके बाद एबीसी की वैल्यूज, तो आपका a1 हो गया, a2 हो गया, देन b1 हो गया, b2 की वैल्यू हो गई, और c1 हो गया, यहां पे c2 की वैल्यू हो गई। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लो। a1 की वैल्यू हो गया 2, b1 आपका हो गया 3, c1 हो गया -7, पहली इक्वेशन। a2 की वैल्यू हो गई k माइनस 1, b2 हो गया k माइनस 2, और c2 की वैल्यू हो गई -3k। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है आपको, साइन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस k माइनस 2, ओके ओके ओके, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसके बाद क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात है, तो यहां पे आपको पहले बताना है, सिंस मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन एक ही बात है। क्योंकि मेनी सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये आपको मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपने लिखनी, और इसके बाद सारी वैल्यूज को रखो और सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो ये आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। ठीक है, a1 अपॉन a2 हो गया इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय k माइनस 2, b1 अपॉन b2 हो गया इज इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाय -3k। ये हमने वैल्यूज को कर दिया सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए किस कंडीशन में कौन सी हमको रिलेशनशिप यूज करनी है। ठीक है, उसको गलती से मिक्स मत कर देना। तो ये आपका हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। अब तीनों इक्वल हैं, तो एक बार हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, एक बार आप चाहे इन दोनों को सॉल्व करो, चाहे आप इन दोनों को सॉल्व करो, आपको अल्टीमेटली आंसर सेम ही मिलेगा। तो हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 एंड 3 डिवाइडेड बाय k माइनस 2, सॉरी k माइनस 2, एंड इसको सॉल्व कर दो आप। 3 डिवाइडेड बाय k माइनस 2 इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपको कितना बचा, 7 डिवाइडेड बाय 3k। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर दो, चाहो तो आप थर्ड को भी कर लो, बट उसका कोई जरूरत नहीं है, दो से आपको सेम आंसर मिलेगा। अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, दैट मींस वो भी इक्वल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 3 का k से मल्टीप्लाई 3k
-3, 2 का मल्टीप्लीकेशन आपका हो गया 2k - 4, राइट, 2k - 4 ये आपका हो गया, ठीक है, 2k - 4, 3k - 3 एंड 2k - 4, ठीक है। देन आपको उधर मिलेगा एंड ये आपका कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 9k इज इक्वल्स टू यहां पे हो गया आपका 7k माइनस एंड 14, ठीक है, 7k - 14, तो ये आपका हो गया 2k को आप इधर ले आओ, ठीक है, 2k आपका हो जाएगा k - 2, ठीक, ओके, k + 2 है, वही मैं कहूं ये k + 2 आ रहा है, ये आपका k + 2 हो गया, ओके, ये k + 2 हो गया क्योंकि यहां से कुछ और वैल्यू आ रही, यहां से कुछ और आ रही थी, ठीक है, इसलिए मुझे डाइसी लगा, ये आपका k + 2 हो गया, ठीक है, और ये k + 2 हो गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2k + 4। सो अब लाइक टर्म्स को जब हम एक साइड करेंगे तो 3k - 2k माइनस का 3 उधर जाएगा, सो ये आपका हो जाएगा 4 + 3, और राइट हैंड साइड में जो हमने दूसरा लिखा हुआ है वहां पे आपका हो जाएगा 9k - 7k इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे आपका हो गया k इज इक्वल टू 7, यहां से k इक्वल टू 7 आ गया, यहाँ पे आपको कितना बचा एंड 2k इज इक्वल टू 14, तो ये भी आपका हो जाएगा k इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से भी आपको k कितना मिल जाएगा 7, तो अल्टीमेटली दोनों जगह से आपको सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो बस इसका मतलब है कि अगर k की वैल्यू हम 7 रख दें तो यहां पर क्या होगा कि इन लाइंस का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, सो फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 7 वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दीज पेयर ऑफ लाइंस, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, तो अगर आपने इन दोनों का सॉल्यूशन निकाला, इन दोनों का निकाला, तो आपका ये इक्वल होगा, आपको थर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन दो को जरूर निकालना है, ठीक, चलो आंसर रिवील करो, और ये आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है, सो आपका आंसर हो गया k इक्वल्स टू 7 इज द आंसर, सो आंसर इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देन चलिए, तो क्वेश्चन हो गया हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर से हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है इन क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चन होगा, उसका कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसे आंसर दिया जाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, पिछली बार था मेनी सॉल्यूशन, इस बार है नो सॉल्यूशन, कंडीशंस माइंड में आ गई होंगी, आ जानी चाहिए, कैसे करोगे देखो, ठीक है, कंडीशंस को ध्यान रखना है, कंडीशंस अगर दिमाग में नहीं आएंगी और आपको याद नहीं होगा तो होगा नहीं, ठीक है, तो फॉर्मूला ही है आपकी, वो कंडीशंस को ध्यान रखना है, तो यहां पर आपका है नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लो, 3x प्लस वाई एंड -1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वाली इक्वेशन हो जाएगी, लिख लेंगे इतने में, लिख इधर ही लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2k - 1 x प्लस k - 1 y, और ये जो आपका पूरा टर्म है वो c को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म को, तो उसको एज अ यूनिट आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -2k + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, वो आपका पूरा टर्म c को रिप्रेजेंट करता है, तो एज अ यूनिट आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, और ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, तो a1 b1 a1 a2 की वैल्यू जल्दी से, देन आपका b1 b2, a1 a2 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, a1 a2 थोड़ा सा और प्लेस ले लो, b1 हो गया, b2 हो गया, और फाइनली आपका c1 हो गया, c2 हो गया, ठीक है, सारी वैल्यूज को जल्दी से लिख लेते हैं, तो ये आपका a1 हो गया 3, b1 हो गया आपका 1, ठीक है, 1, ठीक है, c1 की वैल्यू हो जाएगी -1, देन a2 की वैल्यू हो गई 2k - 1, b2 आपका हो गया k - 1, और c2 की वैल्यू हो जाएगी -2k + 1, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए क्वेश्चन करना,
इजी हो जाएगा, जल्दबाजी की भी जरूरत नहीं और ना ही आपको बहुत इत्मीनान से करना है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना और क्वेश्चन को करो। तो नो सॉल्यूशन का मतलब है नो सॉल्यूशन, मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसने धोखा दे दिया, ठीक है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल हो जाएगा, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलो करो। प्यास लग देखो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो गया। कितना आ जाएगा? ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 2k माइनस 1, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले चलते हैं, आराम से करते हैं। तो ये आपका हो गया, चलो ठीक है। कितना है आपका? 3 अपॉन 2k माइनस 1, 3 अपॉन 2k माइनस 1, ये हमारा हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1, देन हो गया 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1, लेकिन नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एंड 2k प्लस 1। एक बार और क्रॉस चेक कर लो। 3 अपॉन 2k माइनस 1, 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, बट यहां पे ध्यान रखना है नॉट इक्वल्स टू भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इक्वल्स टू के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि आपसे बोला गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको इक्वल्स टू के साइन के साथ में सॉल्व करोगे, तो ये आपका हो जाएगा इस पोर्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3k माइनस 3, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साइड किया, सो 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड प्लस 3, मींस k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। ये तो k की वैल्यू आ गई, बट आंसर अभी है कि नहीं अभी आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा k की वैल्यू आ गया। अब आपको चेक करना है कि ये k की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। ध्यान रखना, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो अब आपको एक इनइक्वालिटी को भी मैच कराना पड़ेगा। अगर इसके साथ ये इनइक्वालिटी मैच कर जाती है, दैट मींस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो एक बार आपको आंसर मैच करना है, आप इसके साथ भी कर सकते हो या फिर इसके साथ। कैसे करेंगे? तो आपको अब क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको निकालना है b1 अपॉन b2। देखो b1 अपॉन b2 कितना आएगा? तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1। तो ये तो आपका आ गया 1 अपॉन 1, मतलब ये आपका आ गया 1। और इसके बाद c1 अपॉन c2 निकालेंगे हम। सो c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, एक्चुअली माइनस तो कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, मीन्स आपका 1 अपॉन 5। साफ साफ दिख रहा है दैट b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और यही कंडीशन हमको चाहिए। हमें क्या चाहिए? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, एंड जो भी आपकी ये वैल्यूज आएंगी वो नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होनी चाहिए। तो अगर हमारा k 2 आता है, तो एक बार क्रॉस चेक आपको करना है कि क्या ये वैल्यू इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है। दैट मींस यस, ये वैल्यू इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर k की वैल्यू 2 होगी, तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस आपको पिछली स्क्रीन पे दिखी हैं, ये पेयर ऑफ लाइंस आपके क्या हो जाएंगे? नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, दैट मींस ये पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन अगर k कुछ और रखोगे, दैट मींस वो इंटरसेक्ट या फिर कोइंसिडेंट में भी जा सकते हैं, ठीक। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और हमें क्वेश्चन का आंसर चेक भी करना है। k इक्वल्स टू 2।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सो k इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। अगेन पैरेलल हमें बताना है, मतलब नो सॉल्यूशन वाला है पोर्शन। हमें बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इन लाइंस को हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दोनों है, इस बार इजी है हमारे लिए। तो सीधे हम क्या करेंगे, a1 a2 देन b1 b2 और c1 c2। सारी वैल्यूज को आप जल्दी से लिखो। a1 हमारा हो गया 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड c1 हो जाएगा -5। ठीक है, a2 हो गया 6, b2 कितना हो गया -2 और c2 की वैल्यू हो गई -k। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबसे पहले आपने लिख लिया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसे है। पॉज करो, सॉल्व करो, इसके बाद सॉल्यूशन देखो आके वापस। तो अभी हमें क्या करना है, इक्वेशंस आर पैरेलल, सो फॉर पैरेलल या फॉर नो सॉल्यूशन, पैरेलल के लिए कंडीशंस क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 एंड नॉट इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय -k। ठीक है, सॉरी -5 डिवाइडेड बाय -k। ठीक, राइट। तो कैंसिलेशन हो गया, कैंसिलेशन हो गया और यहां पे रिडक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इधर लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1/2 a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 भी 1/2 जो कि ऑलरेडी आना था। ठीक है, एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब ये आपका हो गया 5 अपॉन k। ठीक, तो ये तो आपका इक्वेशन आ गया। अभी क्या है, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने इसको सॉल्व नहीं किया था क्योंकि हमें यहां से k की वैल्यू मिल गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो वेरिएबल है वो तो c के पास है। ठीक है, c1 अपॉन c2 में, दैट मींस आपको इनइक्वालिटी को ही सॉल्व करना है। तो आपका इनइक्वालिटी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मींस 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय k। सो k का 1 से 5 का 2 से मल्टीप्लाई, दैट मींस k इज नॉट इक्वल्स टू 10, k शुड नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k, k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट these lines are parallel, these lines are parallel for all values of k except 10। मतलब k की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, 10 के अलावा ये लाइंस k की आप कोई भी वैल्यू रख दो, 10 मत रखना, हमेशा ये लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। तो एक बार आंसर पहले चेक करते हैं, k शुड नॉट इक्वल्स टू 10, सो k शुड नॉट इक्वल्स टू 10। और आंसर में क्या लिखना है, दैट दीज लाइंस आर पैरेलल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k बट एक्सेप्ट 10। k की वैल्यू अगर आप 10 रखोगे तो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, बाकी k की सारी वैल्यूज के लिए पैरेलल हो जाएंगे एक्सेप्ट 10। इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारा सभा समाप्त, क्लास खत्म, वाइंड अप। तो क्या करना है देखो इसमें यहां पे क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमेशा k ही निकालना होता है, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, m हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन भी हो गया, पैरेलल, और इस बार यूनिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस है। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा kx प्लस 3y माइनस
ठीक है, इसको एज अ यूनिट लाएंगे हम लोग इधर, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 को भी ले आओ, ये हो जाएगा 12x प्लस के वाई एंड माइनस k इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गई। ठीक है, तो सारी कहानी बार बार जो सेम चल रही वैसे इसमें भी करो भाई। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज ले लो आप। तो ये हो जाएगा, ठीक है, गला फंस रहा है बोलते बोलते। देखो ये आपका हो जाएगा, a1 की वैल्यू हो गई k, b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस k माइनस 3। ठीक है, फिर आपका a2 कितना हो गया 12, b2 का वैल्यू हो गया k एंड c2 हो गया हमारा माइनस के। ठीक है और क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, a1 अपॉन कंडीशन मतलब a2 इज नॉट इक्वल्स टू, शुड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, नहीं होती है जब आपके सॉल्यूशंस यूनिक होते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है। चलो तो सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखो सबसे पहले। तो ये आपका हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 12 इज नॉट इक्वल्स टू, यहां पे c1 का तो कोई केस ही नहीं है। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय k, 3 डिवाइडेड बाय k, इजी छूट गए क्योंकि c1 अपॉन c2 का कोई केस नहीं होता यूनिक सॉल्यूशन में, इंटरसेक्टिंग में। क्रॉस मल्टीप्लाई k का k से मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया k स्क्वायर, और 12 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया 36। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब पॉज करो और अपना आंसर देखो। हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, अंडर रूट के साथ में हमेशा आपकी दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस। k शुड इक्वल्स टू प्लस और माइनस 6, मतलब यहां पे k की दो वैल्यूज आ रही हैं +6 और -6। इनका कहने का मतलब निकला कि k की वैल्यू +6 होगी तो भी आपकी लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, -6 पे भी इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन ऐसे हमें नहीं मानना है, हमको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं भी होता है। देखो अभी क्या करना है, दो वैल्यूज आ गई k इक्वल्स टू +-6, आपको चेक करना है कि दोनों वैल्यूज के साथ ऐसा पॉसिबल है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। देखो तो यहां पे आपका कितना आया, a1 अपॉन a2, सो k डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज शुड नॉट इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय k, सो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। ठीक है, और हमारे पास k का आंसर क्या आया हमारे अकॉर्डिंग, प्लस और -6। तो एक बार आपको प्लस के साथ चेक करना है, व्हेन k इज इक्वल्स टू 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 अपॉन 12 इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, 6 अपॉन 12 इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 6। ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे। आप एक काम करो, आप अलग अलग निकालो। ठीक है, आप अलग अलग निकालो, तो आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2, आप इसको अलग अलग कर लो तब इजी हो जाएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका k अपॉन 12, कितना आ जाएगा 6 अपॉन 12, मीन्स ये तो आपका आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हमने लिया जब k को हम कितना लेके चल रहे हैं 6, व्हेन k इज इक्वल्स टू 6, तब हम चेक कर रहे हैं। और इसके बाद b1 अपॉन b2, इसमें कितना आ जाएगा 3 अपॉन k, ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन k, मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 6, और ये भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। इसका मतलब है हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन अगर मैं k को 6 रखूंगा तो ये तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया, जबकि इसको इक्वल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, जो हमारा दो आंसर आया था ना, तो
तो एक आंसर तो आपका गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब एट k इक्वल्स टू 6 लाइन्स हैव नॉट यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वैल्यू होनी चाहिए अनइक्वल, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का अनइक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो इक्वल है। अब जरा दूसरी वैल्यू के साथ चेक करो, तो दूसरी वैल्यू के साथ में जब हमारा k -6 होगा वहां पे भी देखते हैं, तो वहां पे कितना हो जाएगा k अपॉन 12, तो यहां पर आपका a1 अपॉन a2 ये आपका आ जाएगा k, मतलब -6 डिवाइडेड बाय 12, -6 डिवाइडेड बाय 12 ये कितना हो गया -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, एंड फिर आपका हो जाएगा 3 अपॉन k, ये आपका हो जाएगा b1 अपॉन b2, ये आपकी वैल्यू आ गई b1 अपॉन b2, ये भी आपका आ जाएगा 3 अपॉन k, और ये आपका हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -6, ये भी आपका -1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, ये भी इक्वल आ गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से चेक करते हैं, आपका +-6 आया, आंसर कितना आ रहा है? ओके, आंसर +-6, k शुड नॉट इक्वल्स टू +-6, ठीक है, k शुड नॉट इक्वल्स टू प्लस और -6, क्योंकि दोनों पे आपका यस, ठीक है, तो ये आपने देखा। अब ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा k आ रहा है +-6, मतलब अगर k की वैल्यू +6 या -6 हुई तो इसके अकॉर्डिंग इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन जब हमने क्रॉस चेक किया इस वैल्यू को तो यहाँ पे आपका a1 अपॉन a2, यहाँ पे आपका जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है वो k इक्वल टू 6 के लिए भी इक्वल आ रहा है, और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 -6 के लिए भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब अगर हमने k की वैल्यू +6 या -6 रखी, दैट मींस वो दोनों लाइंस आपकी यूनिक सॉल्यूशन नहीं देंगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो k इक्वल टू 6 जो आपका है +-6, इसको हमें ऐसे आंसर देना है, दैट मींस k शुड नॉट इक्वल्स टू, लेकिन वहां पे +-6 आया था ना, ठीक है, ये तो प्लस माइनस नॉट इक्वल्स टू में आया, k शुड नॉट इक्वल्स टू +-6, k शुड नॉट इक्वल्स टू +-6, ठीक है, k शुड नॉट इक्वल्स टू +-6 का मतलब है कि k की वैल्यू अगर 6 रखेंगे, 6 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने k को ओके, मुझे नॉट इक्वल्स टू में मैच कराना है, ठीक है, सो 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, ये फॉल्स हो जाएगा, एंड -6 में आपका हो जाएगा नॉट अपॉन, ये भी आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, तो ये हो गया k12 3k, ठीक है, 3 और k ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, और इधर भी हमारा माइनस में आ रहा है, तो अगर k इज नॉट इक्वल्स टू हम रखेंगे, एक मिनट, तो k अपॉन 12 शुड नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन k, और अगर हम k की वैल्यू रखते हैं 6, सो 6 अपॉन 12 इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, बट ये तो इक्वल है, ठीक है, और यहां पे आपका हो जाएगा -6 अपॉन 12 इज नॉट इक्वल्स टू -3 अपॉन 6, ठीक है, k की इस वैल्यू के लिए भी ये इक्वल नहीं होने चाहिए, बट ये इक्वल हो जा रहे हैं, दैट मीन्स k की वैल्यू 6 और -6 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज पे अगर आप k की वैल्यू रखते हो, अगर हम रखते हैं k की वैल्यू 6 या -6, तो आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब है k की वैल्यू 6 और -6 अगर आप नहीं रखोगे तो ये आपका इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन को डाइसी लग रहा है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, अगर हम k की वैल्यू 6 रखते हैं तो ये 6 पे ये इक्वल नहीं आने चाहिए, बट ये इक्वल आ जा रहा है, और ये भी 6 के भी इक्वल नहीं आने चाहिए, ठीक है, सो k शुड नॉट इक्वल टू +-6, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, राइट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यही रहेगा, ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना, आपका जो आंसर आता है, सो k शुड नॉट इक्वल टू +-6, क्योंकि अगर हम k को प्लस या -6 रखते हैं तो आपके जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स अगर आप k को +6 या -6 नहीं रखोगे तब आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं मिलेंगी, दैट मीन्स k शुड नॉट इक्वल टू +6 और -6।
इसके अलावा सारी वैल्यूज के लिए आपका यूनिक सॉल्यूशन देंगे। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू रख के देख लो। सपोज आपने k में 2 रख दिया तो ये आपका 2/12 हो जाएगा, मतलब 1/6, और ये आपका 3/2 हो जाएगा, मतलब वहां पे अनइक्वल है। तो k की वैल्यू +6 भी नहीं होनी चाहिए और -6 भी नहीं होनी चाहिए। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका था कंडीशंस फॉर solubility of linear equations in two variables, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको ध्यान रखना है कि लाइंस कब कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है। पैरेलल का केस क्या है, जहां पे नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में आपका इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। मेनी सॉल्यूशंस के अंदर आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। सारे केसेस को याद रखना है, उनकी जो कंडीशंस है उनको भी अच्छे से आपको समझ के रखना है, ठीक है। सारी कंडीशंस को आपको, तीनों कंडीशंस को हमें समझ के रखना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे, बोर्ड्स के अंदर, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। और जुड़े रहना है मेरे साथ, मैथमेटिक्स पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। जो डिफरेंट मेथड्स आपके पास हैं 3, उनके थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी जो पढ़ाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।